बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज तीन खबरें हैं और पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। खान साहब ने आज एबटाबाद में तकरीर की और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का अहवाल एबटाबाद के लोगों और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने रखा और मीर जाफ़र और मीर सादिक का भी जिक्र हुआ और महंगाई का भी जिक्र किया, पाकिस्तान के मीडिया का भी जिक्र किया। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे क्योंकि एक अहम ऐलान किया गया है खान साहब की तरफ से। ये ऐलान क्या है? वक्त अभी तकरीर जारी थी, एक ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया। ये स्टेटमेंट क्या था और इसकी टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, और फिर इससे पहले मरीम नवाज़ भी क्या कह चुकी हैं फ़ौज के बारे में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राय साहब, तकरीर के बाद तीसरी जो खबर है ये भी तकरीर से जुड़ी हुई है खान साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ने एबटाबाद की तकरीर को एक साजिश करार दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और फिर कुछ सवाल उनसे हुए आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से, जिस पर उन्होंने क्या कहा ये भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब का जलसा, वो लोग जो खान साहब को बाकायदा फ़ॉलो कर रहे हैं, राय साहब, इन जलसों को जो 5-6 जलसे हुए हालिया दिनों में, राय साहब, नंबर्स कम नहीं हो रहे, तादाद बढ़ रही है, लोगों का शऊर कम नहीं हो रहा। लोग ये समझते थे कि शायद गर्मी होगी, बाहर नहीं आएंगे। हमने मरीम नवाज़ का जलसा देखा, 4 बजे का टाइम था, पंडाल नहीं सज सका गर्मी की वजह ऑब्वियसली। लेकिन खान साहब के जलसों में जो सेंटिमेंट है कम नहीं हो रहा, तादाद कम नहीं हो रही, नारे कम नहीं हो रहे, जोश व खरोश कम नहीं हो रहा, जुनून कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। आज का जलसा राय साहब, फिगर्स के अलावा खान साहब का जोश खताबत और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर थी। बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब कॉल दे दी है कि मैं जब बुलाऊंगा तो तमाम लोग आएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। आज की तकरीर, राय साहब, कैसे सियासी मंजरनामे को आप बदलता हुआ देख रहे हैं? एक परेशानी की बात है, पाकिस्तान के बहुत सारे जो फैसला साज हल्के हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत, आप समझते हैं कि मुश्किल वक्त होगा, फ़ैसला करना पड़ेगा और तकलीफ़ में हैं इस वक्त हुकूमत के बहुत सारे लोग, जिनकी तकलीफ़ हम समझ भी सकते हैं कि क्यों इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब के ख़िताब के 3 नुकात जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, जो फ़ौजी क़यादत से ताल्लुक़ रखते थे, उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। यानी क्राउड ठीक है, बहुत बड़ा था, क्राउड बहुत पुरजोश था, हर जलसा पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और जो एक एक्सपेक्टेशन थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, और इसने जो अंदाज़ा लगाया हुआ था, और प्रॉबली शायद इदारों ने भी ये अंदाज़ा लगाया हुआ था कि लोग थक जाएंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत थक जाएगी और शायद खान साहब भी थक जाएं और ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम नीचे आ जाए। लेकिन खान साहब ने जिस किस्म के जलसे किए हैं उसमें एक तो मोमेंटम बढ़ा है, दूसरा खान साहब बहुत ही केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता जो उनके सीने में राज हैं वो एक एक करके निकाल रहे हैं, आवाम के सामने रख रहे हैं और बिटवीन द लाइंस लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये तमाम राज एक ही दफ़ा, एक ही जलसे में, एक ही मकाम पर नहीं खोले जा सकते थे। इसलिए पहले लोगों की जहन साजी की गई, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया गया कि तहरीक इंसाफ क्या पैगाम देना चाहती है, किस किस्म के राजों से और इंकशाफात से आगाह करना चाहती है आवाम को। और अब खान साहब ने ये जो ताज़ा तरीन जलसा किया है एबटाबाद में, यहाँ 3 बहुत ही मानीखेज किस्म की बातें की हैं और इन बातों को डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी एक ऑप्शन तो ये है कि खान साहब ने ये बातें की, इनको अवॉइड कर दिया जाए। हालांकि टीवी पर कुछ चैनल्स ने इन बातों को अवॉइड किया, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि इनको डिस्कस किया जाए। तो हम दूसरे ऑप्शन की जानिब जाते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं। एक तो खान साहब ने जो DG ISPR का बयान था कि ये अमरीकी जो मरासला था, ये एक अंदरूनी मुदाखलत तो थी पाकिस्तान के मामलात में, लेकिन कोई साजिश नहीं थी। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास
जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम, तमाम आपके सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे। इसके दूसरे इजलास में भी ये कहा गया कि ये एक नाकाबिल कबूल मदाखलत तो थी, लेकिन एक जुमला फरमाइशी शहबाज शरीफ की फरमाइश पर ऐड कर दिया गया कि ये कोई साजिश नहीं थी। अब खान साहब ने दो चीज़ें बड़े वाज़े अंदाज में कही हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत अमरीकी जंग में दोबारा नहीं जाना चाहता था और मुझे दोबारा से अमरीकी जंग में जाने के लिए कहा जा रहा था, यानी अमेरिका की जानिब से ये पैगामात आ रहे थे। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि मुझसे और हमारी हुकूमत से फ़ज़ाई अड्डे मांगे गए, क्योंकि DGISPR ने कहा था कि एयर बेसिस नहीं मांगे गए, लेकिन खान साहब ने कहा कि मांगे गए एयर बेसिस, और मैंने जब ये एयर बेसिस देने से इनकार किया तो उसके बाद ये एक साजिश तराशी गई। लेकिन हाशमी साहब, उसके बाद जो खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज ऐसे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और ख़ान साहब क्या पैगाम दे रहे थे वो भी ज़रा बिटवीन दी लाइंस उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ख़ान साहब ने पहली मरतबा ये कहा कि मैं आज आपको बताता हूँ कि मीर जाफ़र और मीर सादिक की क्या हिस्ट्री थी और मीर जाफ़र कौन था। और ख़ान साहब ने फिर पूरी हिस्ट्री बयान की। उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला का सिपा सालार था मीर जाफ़र। फिर ख़ान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, और फिर इस मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक साजिश की और सिराजुद्दीन दौला के साथ फिर एक गद्दारी की, और इस गद्दारी के नतीजे में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। तो ख़ान साहब ये कहते हैं इस जलसे में कि मैं पहली मरतबा ये बता रहा हूँ कि मीर जाफ़र का करैक्टर क्या था, हिस्ट्री में उसको कैसे याद रखा जाता है, और वो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था और सिपा सालार था। अब ये बड़े मानी खेज अल्फाज हैं। इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ एक अमरीकी साजिश हुई, और अगली सांस में वो ये कह रहे हैं कि जब अमरीकी साजिश हुई तो यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक मिल गए अमरीका के साथ। ये ख़ान साहब के अल्फाज हैं और इसके अंदर बहुत से मैसेजेस ख़ान साहब दे रहे हैं। फिर ख़ान साहब एक और बहुत अहम मैसेज दे रहे हैं, और इस मैसेज में वो अदालत के साथ मुखातिब हैं। आप कह सकते हैं कि बराह रास्त वो चीफ़ जस्टिस के साथ मुखातिब हैं, और चीफ़ जस्टिस से वो पूछ रहे हैं कि रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट आपने खोल ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात 12 बजे खुल गई, और ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मफरूज़े पर खुली थी, चूँकि मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूँ और मुझे मालूम है कि जब ये ख़बर आई थी तो कितना पैनिक क्रिएट हो गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मफरूज़े पर खुल गई थी कि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मफरूज़े पर खुल गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आज के दिन भी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराएं। यानी सिर्फ दो मफरूज़े थे, उन दो मफरूज़ों पर सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, हाई कोर्ट भी खुल गई, लेकिन जो शहबाज शरीफ की चोरी है, जो शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल है, ये मफरूज़ा नहीं है, ये एक हकीकत है। एक तरफ मफरूज़ों पर सुप्रीम कोर्ट खुलती है, आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है। तो ख़ान साहब ने कहा कि ये 16 अरब रुपए जो चोरी किए हैं शहबाज शरीफ ने, इस पर अदालतें कभी क्यों नहीं खुली, ये केसेस आगे क्यों नहीं बढ़े, और इस मामले पर अदालतों ने कभी नोटिस क्यों नहीं लिया। अब इसका जवाब अदालतों की जानिब से आना चाहिए, और ये वो अदालतें हैं जो दुनिया में हमारा जो निज़ाम अदल है और अदालतों की जो रैंकिंग है, ये आखिरी 6-7 नंबरों पर हैं, 130 नंबर से भी ये नीचे हैं, और वैसे ये बात करते हैं कि हम आइन के बड़े मुहाफिज हैं। फिर ख़ान साहब ने एक और बात की बड़ी अहम, और उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं रिपीट करता हूँ बड़े मानी खेज अंदाज में कि जब आपको हक और बातिल के दरमियान में से एक को चूज़ करना हो,
आपके पास चॉइस हो कि एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच है, एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से कहता हूं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। और जाहिर है कि इसका मतलब ये था कि इंसान में अक्ल होता है, इंसान के अंदर एक खुदा ने सोचने समझने की सलाहियत रखी है, तो कोई भी सोचने समझने की सलाहियत रखने वाला इंसान हक और बातिल के मार्के में न्यूट्रल नहीं रह सकता कि ठीक है मैं न्यूट्रल हूं। तो खान साहब का ये जो पैगाम था ये भी जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए था। फिर खान साहब ने एक और इंकशाफ भी किया। अब ये जो इंकशाफ था ये उनके दौरा रूस के मुतल्लिक था। दौरा रूस के मुतल्लिक एक परसेप्शन ये बनाया गया पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब ने आर्मी को एतमाद में नहीं लिया था और ये खुद ही फैसला कर लिया खान साहब ने कि वो रूस के दौरे पर जाएंगे और आर्मी की राय नहीं ली। अब खान साहब ने इस पर बाद में वजाहत भी दी थी कि मैंने आर्मी चीफ से फ़ोन कॉल की थी और उनसे मशावरत की थी और जनरल बाजवा ने कहा था कि हमें हर सूरत जाना चाहिए, यानी प्राइम मिनिस्टर को हर सूरत दौरा रूस पर जाना चाहिए। अब उसके बाद जनरल बाजवा का एक स्टेटमेंट भी आ गया और उस स्टेटमेंट की बड़ी हेडलाइंस भी बनी और ऐसा लगा कि जनरल बाजवा दौरा रूस के कोई खिलाफ थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया गया रूस की जानिब से ये नाकाबिले कबूल था और अमेरिका हमारा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है और एक बड़ी वसी अरीज़ मंडी है पाकिस्तान के लिए, तो हम अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये दो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के जेस्चर थे, बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के स्टेटमेंट थे, क्योंकि एक तरफ जनरल बाजवा ने मशवरा दिया खान साहब को कि ठीक है आप रूस जाएं, और जिस वक्त खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई तो दूसरी जानिब जनरल बाजवा का ये रूस से और यूक्रेन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी आ गया। ये भी बड़ा मानीखेज था। अब खान साहब कहते हैं कि असल में रूस से मैं 20 टन गंदम जो है वो मैं लेके आ रहा था बड़े सस्ती कीमत के ऊपर, और इसी तरह जो डीजल है और पेट्रोल ये भी मैं 20% कम कीमत पर लेके आ रहा था। हमारा बिल्कुल एग्रीमेंट होने वाला था। और जो साजिश फिर मेरे खिलाफ अमेरिका ने एक रचाई थी जिसमें लोकल हैंडलर्स और मीर जाफ़र और मीर सादिक शामिल थे, उसके बाद इस साजिश को बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट किया गया और फिर मेरी हुकूमत को इतनी जल्दी में गिराया गया। तो इसका मतलब तो ये है कि खान साहब यहाँ भी एक तरह से जहाँ अमेरिका से मुखातिब हैं वहाँ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी मुखातिब हैं, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से भी मुखातिब हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो बहुत अहम नुकात हैं वो ये हैं कि खान साहब बार बार बावर ये करा रहे हैं कि चलें, एक हो सकता है कि अमेरिका की धमकी के ऊपर या अमेरिका के दबाव के ऊपर कोई इस तरह का फ़ैसला किया गया हो, लेकिन अब भी वक्त है कि जब अवाम की वाइब देख ली गई है, जब ये पता चल गया है कि अवाम ने इस फैसले को कबूल नहीं किया, मुल्क में बड़े पैमाने पर इंतशार फैल गया है, तो अब इस गलती को सुधार लिया जाए ताकि ये मुल्क में मज़ीद इंतशार ना फैले। और फिर एक और बड़ी अहम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ थे, जो ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ भी थे और सदर भी, उन्होंने कहा कि वो एक कॉल के ऊपर चारों शाने चित हो गए जो उनको अमेरिका से कॉल आई, और इसी तरह के हुक्मरान चाहते हैं अमेरिकी के पाकिस्तान के अंदर हो, जो अपने मफादात को यानी पाकिस्तान के मफादात को ना देखें, अमेरिकी मफादात को देखें। तो ये जो जिक्र कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का, इसका कॉन्टेक्स्ट भी है कि असल में वो मौजूदा जो हालिया इस्टेब्लिशमेंट है उसको पैगाम दे रहे हैं, और ये बिटवीन दी लाइंस कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से असल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम दिया गया था कि खान साहब की हुकूमत गिराएं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के दबाव पर आकर मुबैना तौर पर मेरी जो हुकूमत है उसको गिराया। और अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर ये लॉन्ग मार्च होगा, 20 मई के बाद मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। और 20 लाख लोगों की उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि मेरे साथ 20 लाख लोग भी होंगे, हुकूमती एजेंसियां भी ये कह रही हैं,
और साथ वो कह रहे हैं कि ये 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह और ये 16 अरब रुपए की करप्शन करने वाला ये जो शहबाज शरीफ है, ये मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अब इसमें हाशमी साहब 2 पॉइंट्स और बड़े अहम हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस जो है वो उसको लेकर आगे चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे अनासिर जिनके मुतल्लिक इसी फ़ौज ने और इसी फ़ौजी क़यादत ने हमें बताया था कि ये सख्त फ़ौज मुखालिफ अनासिर हैं, ये रियासत मुखालिफ अनासिर हैं, वो सब के सब इस मुसल्लत करदा हुकूमत के वज़ीर बन गए। जावेद लतीफ़ पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वाले वज़ीर बन गए। हनीफ अब्बासी फ़ौज के झैली इदारे ANF ने उनके ऊपर ड्रग केस बनाया था, उनको उम्र कैद करवाई थी, अभी भी उनका केस ख़त्म नहीं हुआ, उनको वज़ीर बना दिया। मोहसिन दावड़ को ये वज़ीर बनाने लगे थे। तारिक फ़ातमी डॉन लीग्स के मरकज़ी किरदार, उनको वज़ीर बनाने लगे थे। जब फ़ौज के अंदर से रिएक्शन आया तो आखिरी वक्त में रोका गया। और अब आप देख लें कि एक इंतहाई संगीन किस्म का जो काम है, इंतहाई संगीन किस्म की वारदात ये शहबाज शरीफ की हुकूमत एक नई डाल रही है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी, पूरी फ़ौज से भी एक बहुत बड़ा धोखा है। और आप देख लें कि हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था, उस वक्त हमारे कुछ दोस्त ख़ास तौर पर नून लीग के और कुछ PTI के लोग भी तनकीद कर रहे थे कि ये खबर शायद दुरुस्त नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर भी हमने बताया था, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर भी बताया था कि नसरीन जलील को ये गवर्नर सिंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर शहबाज शरीफ एंड कंपनी। और MQM जो है वो इसके ऊपर तुल गई थी कि नहीं, आपने नसरीन जलील को बनाना है। ये वही नसरीन जलील हैं जिनको फौज ने गिरफ्तार किया था, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, 3 साल इनको सजा हुई थी। और ये इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को इन्होंने ख़त लिखा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ और रेंजर्स के ख़िलाफ़ हमारी मदद की जाए। तो अब फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने किरदार थे वो तमाम तो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो उनको वज़रा बना रही है, उनको गवर्नर बना रही है। तो असल में अमली तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोचने की बात है कि साजिश कौन कर रहा है, कौन इस वक्त असल में फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे अनासिर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे उनको वजारतें दे रहा है। ये असल में अब इदारों को भी सोचना है। राय साहब, एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर इससे पर्दा उठाएं कि ये स्टेटमेंट किस वक्त जारी हुआ। खान साहब तकरीर कर रहे थे और स्टेटमेंट क्या आया वो हम अपने सुनने वालों के सामने रख देते हैं। मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें, और ये भी कहा गया कि अफवाज को मुल्की मफाद, ये एक मुल्की मफाद में है कि जितना आप इसको सियासत से दूर रखेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फॉर्म्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हकीकत के बरखिलाफ़ हतक अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में है कि मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से दूर रखा जाए। राय साहब, टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मरीम के लिए कहा गया है, आपके ख्याल में किसके लिए कहा गया है? देखें, मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद ज़ाहिर है कि इसी फ़ौज का हिस्सा हैं, एक कोर कमांडर भी हैं, एक जनरल भी हैं। इसके साथ साथ जनरल भी ऐसे हैं जो कि सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद हैं और मुमकिना तौर पर अगले आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, एलिजिबल हैं बहरहाल वो अगले आर्मी चीफ के लिए। और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक मैं आपको ये ख़बर भी दे दूं कि एक ब्रीफिंग थी जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पर मौजूद थे, दीगर आला फ़ौजी अफसरान भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के 2 हिस्से थे, एक हिस्से में जनरल बाजवा ने और दीगर आला फ़ौजी अफसरान ने ब्रीफिंग देनी थी, और दूसरा हिस्सा था इंटरैक्टिव सेशन जहां सवाल जवाब होने थे। अब एक तरफ तो सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालात हुए जनरल बाजवा से, लेकिन दूसरी जानिब कुछ सवालात सियासी मामलात पर भी हो गए और एक सवाल हो गया जनरल फैज़ हमीद के मामले पर भी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक नून लीग ने एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया था कि जो फैज़ाबाद का धरना था तहरीक लब्बैक का, जो नून लीग के दौर में हुआ था, ये कोई जनरल फैज़ हमीद ने करवाया था, ISI ने करवाया था
और इसका मकसद ये था कि नून लीग का वोट बैंक तोड़ा जाए। ये नून लीग ने एक बयानिया बनाया था। अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जब एक सवाल हुआ तो उस सवाल के जवाब में खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा था कि फ़ौज में सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो जनरल हैं वो जनरल फैज़ हमीद हैं। ये हैरान कुन तौर पर ज़्यादा काम करते हैं और हमने इनको कभी भी अपनी असाइनमेंट से, अपने काम से गाफिल नहीं देखा। अब अगर एक आर्मी चीफ एक जनरल के मुतल्लिक इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहा है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका एक प्रोफेशनल मयार क्या है। फिर एक और ब्रीफिंग थी जिसमें जनरल बाजवा ने यह बताया था कि जो फैज़ाबाद का धरना था ये असल में राना सनाउल्लाह के कहने पर फैज़ाबाद आया था नून लीग के दौर में, और बाद में राना सनाउल्लाह ने तस्दीक भी कर दी थी कि हाँ ये मेरे कहने पर आया था, लेकिन बाद में राजा ज़फ़रुल्लाह और हमारे कुछ और जो रहनुमा थे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो गए थे। अब ये जो स्टेटमेंट आया है ISPR की जानिब से कि कुछ सियासतदान फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं या फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं, इसी तरह कुछ सहाफ़ियों की बात भी हुई। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि 2 दिन पहले तो मरियम नवाज़ ने जलसा आम में, यानी सहाफ़ी तो कुछ मुबहम से ट्वीट कर रहे होंगे, कोई इनडायरेक्ट इशारे कर रहे होंगे, कभी इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेते होंगे, कभी ताकतवर हल्के कह देते होंगे, डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते होंगे, फ़ौजी क़यादत का नाम नहीं लेते होंगे, मुबहम ट्वीट्स कर रहे होंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने तो कोई मुबहम बात नहीं की। उन्होंने तो जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए, संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। तो इसलिए DG ISPR को अब टैग कर करके लोग पूछ रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी पूछ रही है, आम लोग भी पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि एक सिटिंग कोर कमांडर के ख़िलाफ़ इतनी संगीन किस्म के अल्फाज जो मरियम नवाज़ ने इस्तेमाल किए, यहाँ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अल्फाज इस्तेमाल भी कौन कर रहा है? जो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है, जो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, जो अदालती फ़ैसले के नतीजे में नाअहल हैं। तो ये तो एक दोहरा जुर्म है कि एक ऐसी शख्सियत जो अदालतों से मुजरिम साबित हुई है वो एक हाज़िर सर्विस जनरल जो कि सीनियरिटी लिस्ट में भी मौजूद है अगले आर्मी चीफ के लिए, उस पर इस तरह से तनकीद करे और फ़ौज अपनी आंखें बंद रखे। फिर नवाज शरीफ, उन्होंने तो बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम लेकर ये कहा था कि आर्टिकल 6 के तहत हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो मुकदमा चलाएंगे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में ये नारे लगाए थे कि इस फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। तो ये सारी कैंपेन TV प्रोग्राम्स में भी जनरल फैज़ का कई मरतबा सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी नाम लिया, उन पर तनकीद की। तो ये सारी फ़ौज को तकसीम करने की साजिश, फ़ौज को तनहा करने की साजिश, ये तो नून लीग की जानिब से की गई थी। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि उस वक्त तो इस वक्त इस किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इस सिचुएशन में अगर कहीं कोई एक्शन बनता है, कोई कार्रवाई बनती है, वो सबसे पहले कार्रवाई तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, तारिक फ़ातमी के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, इसी तरह मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। और ये जो अब लोग अपनी फ़ौज से, अपनी फ़ौजी क़यादत से शिकवे शिकायत कर रहे हैं, हाशमी साहब ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग तो जिस वक्त फ़ौज पर मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी एंड मरियम नवाज़ एंड कंपनी ये हमले कर रहे थे, इस फ़ौज को इन्होंने कॉर्नर कर दिया था, तो उस वक्त ये लोग खड़े हुए थे फ़ौज के साथ। यही सहाफ़ी जो अब गिले शिकवे कर रहे हैं ये फ़ौज के साथ खड़े हुए थे और मुस्लिम लीग नून के उस बयानिए को पसपा कर रहे थे। तो ये तो फ़ौज के अपने मुहाफ़िज़ थे, फ़ौज के डिफेंडर थे ये सब। तो ये सोचने की बात है कि ऐसे लोग जो फ़ौज के साथ इस कदर मोहब्बत करते थे कि नून लीग के बयानिए को पसपा करने के लिए पूरी तरह फ़ौज के साथ खड़े हो जाते थे, वो आज फ़ौज से शिकवे शिकायत क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि फ़ौज तो हमारी है, कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि ये फ़ौज कमज़ोर हो। इस फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए और इस फ़ौज की वजह से ये मुल्क कायम है। कोई भी नहीं चाहता कि फ़ौज के अंदर कोई तकसीम हो या फ़ौज ये कमज़ोर हो, लेकिन फ़ौज के साथ जो शिकवे शिकायतें की जा रही हैं
जो एक अपने इदारे के तौर पर की जा रही हैं, उन शिकवों शिकायतों को सुनना भी चाहिए। और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में यह है कि अगला इलेक्शन हो जाए, ये शिकवे शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी, ये इंतशार भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता ये जो कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, ये पकड़ दकड़ भी होगी, गिरफ्तारियां होंगी, खुदा न खास्ता कोई कत्लो गारत हो सकती है, इस तमाम सूरत हाल से आप बच सकते हैं। वे आउट यही है कि आप इलेक्शन करवाएं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएं। राय साहब, ये जो खिताब के बाद ना 2 बयान दिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। पहला जो बयान सामने आया वो ये कहते हैं कि इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाले असल में मीर जाफ़र हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है मुल्क के ख़िलाफ़। और फिर जब एक सवाल उनसे ये किया गया कि आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन का सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा ये कबल वक्त है और जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हमारे तो जहन में नहीं था और जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। आज वही बात, वही लाइंस शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। रिएक्शन जो आया है, आप समझते हैं कि खान साहब ने जो कहा वो वाकई ऐसे था जो जिसकी तरफ इशारा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो अभी एक पूरी टाइमलाइन रख दी, डिफेंडर्स कौन थे और इसके साथ साथ बाकी जिन लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की, मुकदमे बने और फ़ौज के ख़िलाफ़ ही सब कुछ हुआ है। ये दूर की बात नहीं है, कुछ रोज़ पहले भी हुआ जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया। तो शहबाज शरीफ साहब को क्या ये नज़र नहीं आता कि उनके घर में क्या हो रहा है, नून लीग के अंदर क्या हो रहा है? शीन लीग को नून लीग की कार्रवाइयों से क्या वो बेखबरी है जो नज़र नहीं आ रहा? शहबाज शरीफ ठीक कहते हैं। शहबाज शरीफ को चाहिए ये कि मरियम नवाज़ को सबसे पहले तो उनके ऊपर मुकदमा बनाएं। और वो ठीक कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें जो लोग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। तो सबसे पहला मुकदमा होना चाहिए ख्वाजा आसिफ पर, जिन्होंने इसी फ़ौज के मुतल्लिक कहा था कि ये 1948 की जंग हारे, 65 की हारे, 71 की हारे, 84 की हारे, कारगिल की जंग हारे और अभी भी दिफाई बजट मांगते हैं। पहला मुकदमा ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ होना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जब ये बयान दिया था तो पूरी कौम ने तनकीद की थी ख्वाजा आसिफ पर। दूसरा मुकदमा मरियम नवाज़ पर होना चाहिए। इसी तरह एहसन इकबाल पर मुकदमा होना चाहिए, जो ये बयान दे चुके हैं कि फ़ौज ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। मियाँ नवाज शरीफ को इसी साजिश के नतीजे में वापस लाना चाहिए। शहबाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखना चाहिए कि ये हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं और हमारे आर्मी के सरबराह के मुतल्लिक कहते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे और उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो अगर शहबाज शरीफ इस बात में संजीदा हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को अंजाम तक पहुँचाना है, तो ज़रा अपनी पार्टी के अंदर देख लें और ये मरियम नवाज़ का जो ग्रुप था पूरा, इस ग्रुप को देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि असल में फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले कौन हैं। और ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए, ये फ़ौज को भी पता है, हाशमी साहब, फ़ौजी सिपाहियों को, फ़ौजी जनरल्स को पता है कि ये जो चेरी ब्लॉसम है ना शहबाज शरीफ, ये जो इस वक्त बूट पॉलिश कर रहे हैं, ये इस वजह से नहीं कर रहे कि इनको कोई फ़ौज से बड़ी मोहब्बत है। कोई यकीन कर सकता है कि मरियम नवाज़ को इस फ़ौज से मोहब्बत होगी, या मरियम नवाज़ इस फ़ौज के लिए कोई अच्छे जज्बात रखती होंगी, या मियाँ नवाज शरीफ के दिल में इस फ़ौज के लिए कोई अच्छे जज्बात होंगे? कोई यकीन कर सकता है? आप किसी फ़ौजी से पूछ लें, क्या वो इस बात पे यकीन कर सकता है? ये जो चेरी ब्लॉसम का ड्रामा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर नून लीग के बयानिए को काउंटर करने के लिए जिस तरीके से पीटीआई और फिर आम लोगों ने, पीटीआई के कारकुनों ने और आम लोगों ने जिस तरीके से इस फ़ौज के साथ मोहब्बत का इज़हार किया, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अगर साजिश की बात की जाए तो ये साजिश तो शुरू ही मुस्लिम लीग नून ने की थी और अब तक ये साजिश मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।